हाँ भैया, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अपना जीडी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, वैसे ही हम वीडियो के साथ आए हैं। जनरल होता क्या है, जनरली क्या जीएस जो होता है उसमें दो तरह से टॉपिक नुमा चीज़ें आती हैं। जैसे कि किसी एग्जाम में 25 नंबर का अगर जीएस आता है तो उसमें 10 नंबर का करंट मिलेगा ही मिलेगा। एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनामिक के दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपसे बात करता हूँ। देखिए, जो डायनामिक होता है दो तरह से होता है। एक तो जीएस होता है। जीएस में जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री मान लीजिए, पॉलिटी मान लीजिए, ज्योग्राफी मान लीजिए, इकोनॉमी मान लीजिए, और साइंस। और एक तरफ होता है जो डायनामिक होता है, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में जनरली क्या होता है, जैसे कि खेल हुए, जैसे कि अवार्ड हुए, जो जिसे भारत रत्न मिल रहे हैं, पद्म विभूषण मिल रहे हैं, या फिर नेशनल गेम्स हुए। ये तो जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। शिफ्ट बहुत सारी होती हैं, सब में कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट हमारा डायनेमिक पोर्शन रहेगा, यहाँ सभी उसके डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हमारे अलग अलग हिस्ट्री में से, हिस्ट्री के टॉपिक में से रहेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसी तरह से हमारी सब चीज़ चलेंगी। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ही हमारा हिस्ट्री का है, इसी तरह से हम लेंगे। तो अच्छा, किसी भी टेस्ट से मिलाना, अगर आप इसे करते हो तो जनरली आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में थोड़ा मार्जिन मिलेगा। तो जैसे यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई बालिका मूर्ति किस सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो इसमें आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से वैसे जनरली बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। जनरली हमारा आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी और भी मूर्ति मिली हैं, जैसे कांसे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से उर्वरता, उर्वरता की उर्वरता की देवी की एक यहाँ से मूर्ति मिली है। ऐसी एक डांसिंग स्टैचू भी यहाँ से मिलती है। तो इसी तरह से अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमारा जनरली ये तीसरे टॉपिक पर हमारा ये छलांग मारकर आ गया। जैसे पहला टॉपिक आता है ये स्टोन एज, दूसरा टॉपिक आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा वैदिक आता है, चौथा आता है मौर्यन साम्राज्य। तो मौर्यन साम्राज्य से आता है जैसे मौर्यन साम्राज्य की राजधानी। तो मौर्यन साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ आंसर है पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ चार ऑप्शनों में केवल पाटलिपुत्र है। अच्छा, इससे अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ की एक राजधानी हुई राजगृह, राजगृह या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज, यहाँ इसकी एक और राजधानी हुई। तो इसे सबसे पहले पाटलिपुत्र बनाया किसने था? इसे सबसे पहले पाटलिपुत्र बनाया था, वो अजात शत्रु ने बनाया था। अजात शत्रु, अजात शत्रु ने इसको बनाया था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने बनाया था? अजात शत्रु ने राजधानी बनाया था। इससे पहले जो राजधानी थी राजगृह गिरिब्रज थी। अच्छा, यहाँ कुछ बौद्ध संगतियाँ भी हुई हैं। उन बौद्ध संगतियों को हम अपने क्वेश्चन के अनुसार, डिस्कशन के अनुसार उन्हें देख लेंगे। ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है हमारे सामने, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त का एक बहुत ही एक प्रसिद्ध और अभिलेख है, जैसे जिसका है प्रयाग प्रस्ति अभिलेख। तो एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रयाग प्रस्थि अभिलेख किसका है। तो प्रयाग प्रस्थि अभिलेख भी समुद्रगुप्त का है, ये इलाहाबाद में मिला है। ठीक है। तो जनरली अगर वैसे ही क्वेश्चन की बात कर ली जाए, क्या इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है, तो जनरली यहाँ समुद्रगुप्त का ये हो जाता है। अच्छा, 1857 पर पहुंचे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था।
तो दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर ने किया था। अच्छा, इससे इसके अतिरिक्त जो हमारे पास अन्य ऑप्शन है, जैसे तात्या टोपे हुए, इन्होंने कानपुर में किया। कानपुर में किया। झांसी की रानी हुई, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया। बहादुर शाह जफर हुए, दिल्ली में किया। और नाना साहब हुए, इन्होंने भी कानपुर में किया। तो ऐसे आ जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं। जैसे कि तात्या टोपे का हमें पता लग गया कि कानपुर में किया, नाना साहब ने भी कानपुर में किया, बहादुर शाह जफर ने कानपुर में किया। वैसे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हुए ये, वैसे इनका कोई इतना बड़ा योगदान नहीं था। इन्हें यहाँ 1857 के बाद अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ झांसी की रानी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसी तरह से अगर हम थोड़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन जनरली सबको पता होता है कि 1942 में हुआ। इसका डिस्कशन डिटेल अभी और नीचे वाले क्वेश्चन जो आएंगे तो हम उनमें देख लेंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन शुरू होता है, वो होता भैया संविधान से। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था? या धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ कौन कौन से और संविधान संशोधन के तहत, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता ही है या पंथ निरपेक्षता है? तो जनरली अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता का यहाँ यूज किया गया है। पंथ निरपेक्षता क्यों यूज किया गया है? क्योंकि भारत किसी भी धर्म से निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के सापेक्ष है। इसीलिए जो पंथ होते हैं, धर्म होते हैं, राज्य का कुछ धर्म है, जैसे कि व्यक्तियों का संरक्षण करना, जैसे व्यक्तियों का धर्म है अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य करना। तो यहाँ जनरली अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इंडियन कल्चर के, तो धर्मनिरपेक्ष वो होता है, समर्पण होता है। लेकिन पंथ होता है, जैसे हिंदुइज्म हुआ, ठीक है, मुस्लिम हुए, सिख हुए, तो ये सब एक पंथ है। तो इन पंथों से निरपेक्ष है। इसीलिए यहाँ धर्मनिरपेक्ष से अगर आता है तो धर्मनिरपेक्ष गलत हो जाएगा, या पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। अच्छा, पंथ निरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। ठीक है भैया। इसी तरह से अगर हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। उच्च सदन हुआ राज्यसभा। बाकी और सदन कैसे हुए? लोकसभा हुआ, ये निम्न सदन हुआ, ये निम्न सदन हुआ। ये विधानसभा हुआ। सभी राज्यों की एक विधानसभा होती है, राज्यों की एक विधानसभा होती है। वैसे पूरा विधानमंडल होता है। विधानमंडल के अंतर्गत क्या आती है? राज्यसभा, वो विधानसभा सॉरी, और विधान परिषद, ये दोनों ये विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। विधान मंडल के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। जनरली है क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विधानमंडल का भाग है, तो विधानमंडल का भाग विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों ही हुए। हालांकि विधान परिषद अभी जनरली केवल और केवल 6 राज्यों में ही है। भारत के केवल 6 राज्यों में ही ये विधान परिषद है, ठीक है। बाकी सभी राज्यों में विधानसभा मिलेगी। बाकी इन दोनों को उच्च और निम्न क्यों कहा जाता है? जनरली ये जो होती है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो इन विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं। ये हर 2 साल में आते हैं। यहाँ के जो सदस्य हुए, हर 2 साल में हर 2 साल में ये हर 2 साल में चुनकर आते हैं। और इनकी रिक्ति जो होती है वो 6 साल के बाद इनकी पद से रिक्ति हो जाती है। ये यूँ कहूँ कि इनकी रिटायरमेंट जो होती है एक सीट की, वो 6 साल के बाद हो जाती है। और हर 2 साल पर इसके चुनाव होते हैं। क्योंकि ये बृहद की जो इसमें बड़े व्यक्ति होते हैं, हालांकि बड़े व्यक्ति गए हैं तो एज में बड़े व्यक्ति होते हैं, जो विधान परिषद में भी होते हैं, विधानसभा में भी होते हैं, वहाँ से चुनकर आते हैं। इसलिए इसको
इसे उच्च सदन कह दिया जाता है। और यहाँ लोकसभा जो होती है वो जनरली हमारे लोकतंत्र के चुनाव के अकॉर्डिंग यहाँ चुनकर आते हैं, जो भी सब होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जनरली पता है सबको, ये 5 साल का होता है। जनरली सभी को पता है 5 साल का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो जनरली 52 से 62 तक होते हैं। वो जनरली 52 से 62 तक होते हैं। ये राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद होते हैं। जैसे क्या संघ का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी। मंत्रिपरिषद जो होगा वो राज्यसभा के मंत्रिपरिषद जो होगा वो यहाँ के जो कैबिनेट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसका जो आंसर हुआ वो 5 वर्ष हुआ। ठीक है, अच्छा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात है यहाँ भैया। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो यह तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में कौन कौन होते हैं, संसद में राष्ट्रपति होता है, संसद में राष्ट्रपति होता है, संसद में लोकसभा होती है, संसद में लोकसभा होती है, संसद में राज्यसभा होती है। तो अगर संसद में जनरली पूछा जाए संसद में कौन कौन होते हैं, निम्न में से संसद में कौन कौन होते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। तो ये इन तीनों के प्रति ही उत्तरदायी होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यहाँ आर्टिकल जो बात की गई है, यहाँ आर्टिकल 370 की बात कही गई है जो जम्मू कश्मीर के संबंध में है। अभी प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, ये तभी की बात है। ये किससे संबंधित था, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो अभी इसको ख़त्म किया जा चुका है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, वैसे सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है, जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या, जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य हुआ वो हुआ हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। जो जनसंख्या के अनुसार हमारा सबसे बड़ा राज्य हुआ वो उत्तर प्रदेश हुआ। लेकिन अगर हमारे क्षेत्रफल की बात की जाती है तो राजस्थान हमारा सबसे बड़ा हुआ। इसी तरह से अगर हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन से पहले, अच्छा अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अगले क्वेश्चन से पहले हमें कुछ मिट्टी भी देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ ब्लैक की बात की है तो ब्लैक कपास, अच्छा ये ब्लैक इस्माइल की बात की है तो ब्लैक इस्माइल जो है ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होता है। देखिए ब्लैक इस्माइल जो है ना, ये संबंधित है काली मिट्टी से, काली मिट्टी से। देखिए जनरली काला आदमी और काली मिट्टी ये बहुत ही उपयोगी होती है। ये उपयोगी इसलिए होती है क्या, इसमें ये तो एक कपास के लिए होती है, और जिस क्षेत्र में ये मिट्टी होती है वहाँ पर ज़्यादातर किसानों को जुताई नहीं की जाती। ये स्वतः ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसमें इसमें खुद ही ये नमी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और जैसे ये ऊपर की नाइट्रोजन इसमें प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें मिल जाती हैं, बन जाती हैं, जिस कारण से इसे स्वतः जुताई वाली इसे मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन हुआ क्या, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है। उसी तरह से हमारा हुआ कि मसाला, भारत का मसाला बागान किस राज्य से को कहा जाता है, तो ये केरल को कहा जाता है। जनरली मसाले का जो उत्पादन होता है हमारे पश्चिमी घाट में होता है। पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होता है, ये हमारा पश्चिमी घाट ये यहाँ से शुरू हो जाता है। जो हमारा ये महाराष्ट्र हुआ, हमारा ये गोवा हुआ, हमारा ये कर्नाटक हुआ, ये केरल हुआ, और ये तमिलनाडु हुआ। तो हमारा 1 2 3 4 और 5 राज्य में ये पूरा पश्चिमी घाट ये पूरा फैला हुआ है। तो अगर जनरली बात करते हैं कि
केरल कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। इसी आधार पर अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों का द्वार है, तो जनरली हम इसमें असम लगाते हैं। ठीक है, आंसर असम होता है। लेकिन होता क्यों है, देखिए जनरली जो हमारा ये मैप है, ठीक है, ये जो मैप है ये हमारा उत्तराखंड, ठीक है, तो ये हमारा अगर जनरली मैप है, ठीक, तो हमारा जनरली मैप में ये असम हमारा सबसे ऊपर यहाँ पड़ता है। और यहाँ का क्या है, बाकी हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य ये हुए, सबसे पहले हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम में सबसे ऊपर हुआ असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये नागालैंड हुआ, ये मणिपुर हुआ, ये मिजोरम हुआ। तो ये सेवन सिस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जनरली यहाँ से जाने का जो रास्ता होता है वो यहाँ से ही होता है। और सबसे पहला राज्य जो पड़ता है हमारा ये असम पड़ता है। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों का। तो यहाँ जो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा असम। ठीक है भैया, यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा असम। इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। इकोनॉमी के क्या है कि इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी की कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े अभियान शुरू किए। कब आए थे, 2014 में आए थे, तो इन्होंने तभी शुरू किया। तो स्वच्छता अभियान, ऐसे बड़े बड़े अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए थे। और जनरली अगर क्वेश्चन आता क्या है, जो 2014 से 2020 तक की जो योजनाएं हैं और इम्पोर्टेंट जो बड़ी बड़ी योजनाएं हो गई, बस वही योजना हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। बाकी योजनाएं हमें कम मिलती हैं। कुछ करंट के कुछ, अच्छा ये जो हुए ये एक स्टैटिक करंट हुआ। बाकी डायनामिक करंट जो अब चल रहा है ये स्टैटिक करंट के अंतर्गत आते हैं। इसको जनरली कुछ टीचर स्टैटिक ही बोल देते हैं, स्टैटिक है लेकिन ये स्टैटिक करंट के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। इसीलिए यहाँ इसका आंसर 2014 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसको है, तो भैया आरबीआई को है। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई को है। अच्छा एसबीआई क्या करता है, एसबीआई क्या करता है, एसबीआई भैया ये जो राज्य होता है, जो हमारा संघ है, संघ को पॉलिटिकल भाषा में राज्य कह देते हैं। जो इसका बैंक भी होता है। ठीक है, इरडा, इरडा एक अपना अलग हुआ। ठीक है, वित्त मंत्रालय का अपना अलग काम है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हुआ वो आरबीआई हुआ। इसका आंसर जो हुआ वो आरबीआई हुआ। ठीक है भैया। अच्छा यहाँ यहाँ आ रहा है एक अगला क्वेश्चन कि यहाँ अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है भैया, हरित क्रांति का संबंध किससे है। जनरली जानते हैं ये हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से है। ये हरित क्रांति का जो संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। देखिए एक हुए स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, तो उनका ही सब करा धराया था जिस कारण से हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति किससे संबंधित थी, किस खाद्यान्न से संबंधित थी, तो गेहूं की अच्छी पैदावार से संबंधित थी। ये भैया गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार से संबंधित थी। ये आई कब, देखिए 1900 जब 51 से जब 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली तो हमारा खाद्यान्न को एक बड़ा लक्ष्य रखा गया। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सोचा कि खाद्यान्न तो हमारा हमें मिल गई, खाद्यान्न की आपूर्ति हमें हो गई, अब हम उद्योग की ओर देखते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को देखा, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में हमने खाद्यान्न को छोड़ दिया। इसलिए हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उद्योगों दोनों पर बल दिया, लेकिन इतनी भी हमारी आपूर्ति नहीं हो पाई। इसीलिए बाद में अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी इस हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अच्छा हरित क्रांति के अपने अलग नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के अपने कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं।
उन इफेक्टों की चर्चा हम यहाँ कर नहीं रहे हैं, जैसे कि किसी भी राज्य में कितना उसका उत्पादन रहा, किस राज्य को इससे नुकसान हुआ, तो उसी से संबंधित ये चीज़ थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है हमारा, क्या नाबार्ड नाबार्ड क्षेत्र से संबंधित है? तो नाबार्ड तो भैया कृषि और ग्रामीण विकास है। ना वा नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से ये, ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, अभी हमने डिस्कस किया है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ये उद्योगों पर थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर थी, ठीक है। देखिए, तीन पंचवर्षीय योजना को हम शुरू देख लेते हैं। पहली थी कृषि पर, ठीक है, पहली थी हमारी कृषि पर, दूसरी थी हमारी उद्योगों पर, दूसरी थी हमारी उद्योगों पर, और तीसरी थी इन दोनों पर आधारित, तीसरी इन दोनों पर आधारित थी, ठीक है। तो तीसरी इन दोनों पर आधारित थी। 21 वाला क्वेश्चन है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब का तार होता है, जो इस तरह से होता है, ठीक है, ये पूरा बल्ब हुआ, ये बल्ब का अंदर का तार हुआ, तो ये किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन क्या है? एक बहुत ही पतली धातु होती है और जिसकी पावर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसका बना होता है। अगर हमारा न्यूटन की अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं, तो पहला सिद्धांत आ जाता है हमारा, जड़त्व का सिद्धांत है। न्यूटन का सिद्धांत कौन सा है? किसका सिद्धांत है भैया? जड़त्व का सिद्धांत है। न्यूटन का सिद्धांत किसका है? जड़त्व का सिद्धांत है, ठीक है। न्यूटन का सिद्धांत किसका है भैया? ये जड़त्व का सिद्धांत है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है भैया? देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे, किडनी में होता है, यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, हृदय। देखिए, वैसे तो पंप करने का काम हृदय करता है, इसका शायद हृदय है। अच्छा, गुर्दा भी है, किडनी में भी है, लेकिन पंप तो इसे हृदय करता है, तो इसका थोड़ा देख लेंगे एक बार, जैसे भी है, ठीक है भैया। हमारा 25वां क्वेश्चन हुआ, फोटोसिंथेटिक में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है, ये की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये कुछ करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2024 और 25 के हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये सबको पता होगा कि ये पेरिस ओलंपिक खेल थे, ठीक है। इसी तरह से हमारा 27वां क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन, कि चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? तो ये 2023 में सफल हुआ था। जनरली इसको 2019 में भी डाला गया था। पहला जो मिशन हुआ था चंद्रयान-2, वो असफल हो गया था। उसके बाद 2023 में चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया और ये मिशन पूरा सफल हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन, तो 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर इसमें 5 स्टार लगाते हैं तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर आपको मिलेगा। क्या मुख्य अतिथि कौन हुए 2025 के गणतंत्र दिवस के? तो ये भैया फ्रांस के हैं, इमैनुअल मैक्रोन। ये इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के हैं? ये भैया फ्रांस के हैं, ठीक है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा नोट में कुछ दिक्कत होने की वजह से थोड़ा आ रही है। तो इसके जो मुख्य अतिथि हुए वो इमैनुअल मैक्रोन हुए, ठीक है भैया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जनरली सभी को पता है G20 सम्मेलन दिल्ली में हुआ था अपने यहाँ। हेलो, तो ये G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ, ये 24 वाला ब्राज़ील में हुआ था, लेकिन उससे पहले जो 23 में हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। ये ब्राज़ील वाला जो हुआ, ये जो हुआ 2024 वाला, ये ब्राज़ील में हुआ, लेकिन 2023 वाला हमारे यहाँ दिल्ली में हुआ। तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील, ठीक है भैया। अफ्रीका कप ऑफ नेशन, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2024 किस देश ने जीता? भैया, अफ्रीका कप ऑफ नेशन मतलब पूरे अफ्रीका के जो देश हैं उनका एक, ये इससे संबंधित एक चीज़ मान लो। तो एक ये कप है, एक प्रतियोगिता है, तो ये किसने जीता? तो कोडी आइवर करके एक शायद कोई देश है, ये उसने जीता। कोडी आइवर करके है एक देश, उसने इसको जीता,
जैसे भैया 31वां क्वेश्चन है, क्या यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हुआ? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ भैया। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हुआ भैया? न्यूयॉर्क में हुआ। तो भैया इसका 38वां क्वेश्चन, इसका 32वां क्वेश्चन जो है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। 1935 में लिया लाया गया था एक केंद्रीय बैंक अधिनियम। केंद्रीय बैंक अधिनियम लाया गया था 1935। तो इसी के तहत भारतीय केंद्रीय बैंक, जो रिजर्व बैंक कहलाई, हालांकि कुछ बैंकों का संगठन था, इसलिए इसको 1935 के भारतीय बैंक अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया? केंद्रीय बैंक अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है भैया। उसके बाद जो बात करते हैं हम, कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। हमने शुरू में ही डिस्कशन करने से पहले बोला था कि कुछ जो डायनामिक जो जो डायनामिक हमारा करंट का पार्ट होता है, उस करंट के पार्ट में कुछ पुरस्कार भी आते हैं, जैसे पुलित्जर पुरस्कार हुआ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हुआ। तो पुलित्जर पुरस्कार है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भैया। क्या पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित है। साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित है ये क्वेश्चन। अगर इसे 5 स्टार की कुछ श्रेणियों में क्वेश्चन आप रखते हो, तो उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है। 5 स्टार की श्रेणियों में ये क्वेश्चन मिलेगा भैया, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिल जाए, लेकिन मिलना जरूर है। क्या पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित है। इसके नीचे अगर बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की, ये फिर हमारा एक स्टैटिक वाला क्वेश्चन आ गया, डायनामिक और एक स्टैटिक। स्टैटिक किसे कहते हैं? जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का नाम ही जनरली मृतकों का टीला है। इसका नाम ही मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? मृतकों के टीले को कहते हैं। ठीक है। जीवितों का नगर भी है, सही बात है। स्वर्ण भूमि नहीं, स्वर्ण भूमि नहीं है, पत्थरों का शहर नहीं है, क्योंकि पाषाण काल इससे पहले निकल गया। ये मृतकों का टीला है, इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बड़ी कबर पाई गई है, R37 नाम का एक कब्रिस्तान पाया गया है, जिसके नाम से इसको मृतकों का टीला, एक शहर इसको इसको कहा गया। ठीक है भैया। तो ये इसका आंसर होगा, मृतकों का टीला। उसके बाद भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? जनरली तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। हॉकी की जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। हॉकी की जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है भैया। अच्छा, एक और है, क्या विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भैया यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम गंगा ही कर रहे हैं कि भारत में, लेकिन विश्व में भी एक भैया इसको नील कहा जाता है। ठीक है, एक नील नदी भी है, लेकिन यहाँ गंगा की बात कर रहे हैं, यहाँ भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है। गंगा कहाँ से आती है? गंगा भैया गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर से आती है भैया। गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से आती है। ठीक। ये भैया गंगा इसको कब कहा जाता है? जब दो नदियाँ मिल जाती हैं आपस में। ठीक है। एक अलकनंदा, एक भागीरथी, और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं यहाँ आकर, तो इसको कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद इसको कहा जाता है देवप्रयाग के बाद इसको कहा जाता है गंगा नदी। ठीक है। इसे हम अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक स्टैटिक की एक जो ये स्टैटिक हुआ, इसकी एक थोड़ी बड़ी बड़ी, बहुत छोटी छोटी सी, हल्की हल्की क्लिप बनाएंगे हम, उसी में इन सबको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये हम PDF चला रहे हैं, और इस टाइम रात का टाइम है, कीड़े बहुत परेशान कर रहे हैं, ये बोर्ड नहीं चलने दे रहे, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, अगर हम जाएँ अपनी अगले वीडियो की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से भी संबंधित है भैया। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से भी संबंधित है। ठीक है। यहाँ मत्स्य उत्पादन है भैया। ठीक है, मत्स्य उत्पादन संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप है भैया। फिर उसके बाद अफ्रीका की भी बात की जाती है। ठीक है भैया। उसके बाद यूरोप की बात की जाती है, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात भी की जाती है। नहीं, फिर हाँ, फिर
अमेरिका की बात भी की जाती है, ठीक है, अमेरिका की बात भी की जाती है, ठीक है भैया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, एक 40 क्वेश्चन का हमारा एक सेट था, जिसमें हमने स्टैटिक और डायनामिक थोड़े क्वेश्चन लिए। आज की क्लास हमारी थोड़ी इधर उधर थी, क्यों? क्योंकि कुछ कीड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो बोर्ड पर चल रहे हैं, उनके चलने की वजह से बोर्ड में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जनरली क्लास को हम थोड़ा अलग टाइम बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ी है। बाकी हम सही टाइम पर बनाएंगे तो हमारी क्लास थोड़ी अच्छी होगी। अच्छा, ये क्लास जो होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होगी, जिसमें डायनामिक और स्टैटिक दोनों क्वेश्चन होंगे। करंट के भी क्वेश्चन होंगे। देखिए, करंट दो तरह का होता है, एक डायनामिक की स्टैटिक। अच्छा, एक डायनामिक करंट जो है, जो अब चल रहा है 2025 का जो करंट है, जो 2024-25 का करंट है, वो डायनामिक हुआ। अच्छा, स्टैटिक करंट कौन सा हुआ? जो 2014 से 2020 तक का है। थोड़ा पुराना मांगते हैं कि ये योजना कब थी, वो योजना कब थी, वो योजना के उस योजना के थ्रू क्या आया। तो इस तरह का जो करंट वो स्टैटिक हुआ। अच्छा, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है जिनको स्टैटिक और डायनेमिक में रखा जाता है, जैसे स्टैटिक हुआ हिस्ट्री, जैसी है वैसी रहनी है। पॉलिटी पॉलिटी डायनेमिक हुई, क्योंकि उसमें संशोधन होते रहते हैं। कौन सा संशोधन आया, किस संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ, तो वो डायनेमिक में आ जाती है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी भी स्टैटिक होती है, 90% ज्योग्राफी स्टैटिक ही होती है। डायनेमिक में आ जाती है करंट अफेयर के तहत, कि कौन से राज्य में भूस्खलन हुआ। जैसे हाल ही में भी उत्तराखंड में हुआ है, तो कौन से गांव में हुआ है, कौन से शहर में हुआ है। ये जनरली कोई तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, तो किस खाड़ी में आ रहे हैं और कौन सा उनका नाम है। तो इस तरह के डायनेमिक आ जाते हैं। अच्छा, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी लगभग डायनेमिक है। तो इस वजह से इनकी बात कर लेते हैं। तो अभी हमने हमारी क्लास जो रहेगी शेड्यूल के अनुसार इसी तरह से रहेगी, स्टैटिक और डायनेमिक के अनुसार। एसएससी जीडी में यूके पुलिस, यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस और तुम्हारी दिल्ली पुलिस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं डायनामिक और स्टैटिक से, सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे क्वेश्चन अच्छे भी हैं, आप किसी भी कोई सा भी टेस्ट लगा कर देख लो, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे। और टेस्ट क्या है? टेस्ट तो खाली एक मूल्यांकन है, जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो नहीं मिलते। असल डिमांड जो होती है क्वेश्चन पेपर की अलग ही होती है। वो आप देखोगे, जितने क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं वो टेस्ट में मिलते ही नहीं है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो तो अलग होता है, इम्पोर्टेंट सब यहाँ है। बहुत कम मिलेगा, लेकिन इसको जाकर देखना, इसी में से कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम आज यहाँ हम ऑफ करते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।